यूएई का एक नया बयान आया है, पहले भी उनकी जानिब से बयान दिए गए थे। अमेरिका भी कहता है कि हम यूएई की मदद से इनके आइलैंड पे हमला करेंगे। यूएई भी कहता है कि खार्ग आइलैंड और दीगर जो आइलैंड हैं वो उन पर हम कब्ज़ा कर सकते हैं। तो आप इसको कितना मज़ाक़ा ख़ेज़ बयान समझते हैं, या सीरियसली यूएई इस तरह की ताकत रखता है जो अभी तक हम लोग नहीं जानते? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि इन आइलैंड पे हमला करना अमेरिका के बस में है, इतना आसान है? देखिए, अमेरिका के पास इस वक्त तकरीबन 10,000 फौजी मौजूद हैं जो कि इन आइलैंड्स पे अटैक कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, या अगर अमेरिका मेन लैंड ईरान में लैंडिंग करना चाहता है तो वहां भी कर सकते हैं। लेकिन 10,000 अगर मेन लैंड ईरान पे करना है तो उसके लिए कम है, हम्म। और आइलैंड्स पे करना है तो उसके लिए ज्यादा है। मैं आपको ओ। समझाता हूँ कि किस तरह से। जी। मेनलैंड तो आपने ईरान की देखिए, पाकिस्तान का डबल साइज है उसका, जी। और जितने भी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, सिटीज हैं, टाउन्स हैं, वो बड़े दूर दूर वाक़े हैं। हम्म। तो ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो किसी भी लैंडिंग फोर्स को कंज्यूम कर सकती है अपनी ज्योग्राफी में, डिस्टेंसेस में। हम्म। और फिर ईरान की जो लैंड फोर्सेस हैं, जो कि अर्तिश की भी लैंड फोर्स है, पासदारान इनकलाब की भी लैंड फोर्स है, और फिर बसीज फोर्स है। ठीक। और फिर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ईरानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है जंग लड़ने के लिए। ओ। तो ये 4 अनासिर ऐसे हैं जो कि मौजूद हैं, अभी इनका खातिर ख्वाह नुकसान नहीं हुआ है। और अगर कोई लैंडिंग फोर्स ईरान की मेन लैंड में जाती है तो फिर उसको ही बहुत टफ टाइम मिलेगा और बहुत ज्यादा ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। जी। आ जाइए आइलैंड्स पे। खर्ग हम्म। आइलैंड का आपने जिक्र किया। खर्ग आइलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है। हम्म। तकरीबन 25 से 27 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। अच्छा, आइलैंड वॉरफेयर की खास बात ये होती है कि आइलैंड पे जो भी फौज बैठी होती है वो एक सिटिंग डक की तरह होती है। वो बड़ी आसानी से निशाना बन सकती है, हत्ता कि उसके ठीक। पास बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ना हो अपने आप को हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक अब है। अगर फर्ज कीजिए कि अमेरिका बमबारी करके खर्ग आइलैंड को खाली करा देता है और ईरानियों को वहां से निकाल देता है और अपनी फौज वहां उतार देता है, तो ये मुमकिन है, ओ। अमेरिका कर सकता है। अच्छा। लेकिन क्या अमेरिका के पास इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरानी मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन से अपने मुकाबला कर फौजियों को सकते। बचा सके? वो हम्म। मुमकिन नहीं है जब तक कि अमेरिकी जहाज इस आइलैंड के पास आके खड़े नहीं होंगे और इसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो सर, ऑलरेडी उनके जहाज भी तो अमेरिकी कितने गिराए हैं ईरान ने? जी, वो भी गिराए हैं। और लेकिन देखिए ना, एक फौज बैठी हुई है आइलैंड पे, तो ईरान अपने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स मारेगा ना उसके ऊपर, ताकि वहां पे उनका नुकसान हो। ठीक है। तो उसके लिए अमेरिका की तरफ से एयर डिफेंस सेटअप चाहिए होगा, और एयर डिफेंस सेटअप उसके शिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। शिप्स अपना हुर्मुस को क्रॉस नहीं कर सकते, जो पहले हमने बात की है। बिल्कुल। तो अगर शिप्स नहीं आ सकती और एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो फिर इन फौजियों को वहां उतारना इनका कत्लेआम के मुतरादिफ होगा। तो हम्म। इसलिए अमेरिका ने अभी तक कहने के बावजूद ये कदम नहीं उठाए। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें समझाया। इससे पहले इतनी क्लियर चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही थी। सर, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का तेल जो है वहाँ से आ रहा है। उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये ख़दशा है कि ऑलरेडी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान का तो वहाँ से पेट्रोल और बाकी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर हम उससे क्यों इफ़ेक्ट हो रहे हैं? हम किस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं? सर, वहाँ से हमारा पाकिस्तान अच्छा, की शिप्स तो अच्छा, आ रही है ना? ठीक है, मैं समझ गया। आप ये जी। कह रही हैं कि वहां से चीजें हमारी आ रही हैं फिर भी जी। हम इफेक्ट हो रहे हैं। जी। ठीक है। जी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारी 90% से ज्यादा जो ट्रेड है वो सी से। यानी सही। हम तकरीबन, आप समझिए कि जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम सी के ऊपर सांस लेते हैं। तो हम्म। अगर वो सांस बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल में आ जाएगी। 80% हमारा एनर्जी रिसोर्स सी से आता है, तेल, गैस वगैरह सारी चीजें सी से आती हम्म। है, और ज्यादातर ये पर्शियन गल्फ से आती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पे, वो ऐसी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 किलोमीटर का एक रास्ता है, यानी हम्म। 3 किलोमीटर चौड़ाई का एक रास्ता है जो कि जाने के लिए इस्तेमाल होता है, और 3 किलोमीटर चौड़ाई का रास्ता है जो कि शिप्स के आने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक। ठीक है जी। ईरानियों ने इस वक्त ये किया है कि उन्होंने एक रास्ता बंद कर दिया है और एक रास्ता खोला हुआ है। हम्म। अब जो जहाज, ये खुद सोचिए कि जो ट्रैफिक इन दोनों के रास्ते से गुजरता था, यदि आना वो जाना अब एक होता था, साइड से अब वो गुजर रहा है। सिर्फ एक रास्ते से आ जा रहा।
तो ओके। जिसकी वजह से जो शिप्स हैं उनका नंबर कम हो गया है, यानी जाहिर बात है कि वो उतनी मिकदार में या उतनी तादाद में नहीं आ जा सकते जितना वो पहले आ जा सकते थे, जिसकी वजह से किल्लत हो गई। अच्छा, फिर जब किसी जंगी एरिया से इलाके से शिप्स गुजरते हैं तो फिर उनके ऊपर और बहुत सारी कदगन लग जाती है। फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपनी इंश्योरेंस बढ़ा देती हैं, क्योंकि वो एक ऑलरेडी जंगी इलाके से गुजर रहे हैं और वहां पे खदशा होता है कि उनको नुकसान पहुंच सकता है। फिर एक वॉर सरचार्ज एक टर्म होती है जो कि शिपिंग कंपनीज होती हैं वो उस मुल्क से चार्ज करती हैं जिस मुल्क के लिए वो ट्रेड लेकर जा रही है, ठीक है। क्योंकि उनको खदशा होता है कि उनका जहाज को कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो वो पुरखतर रास्ते से क्योंकि गुजर रहे हैं तो उसके लिए वो एक वॉर सरचार्ज लगा देते हैं। तो ऑलरेडी चीजें महंगी हो जाती हैं, और जब महंगी हो जाती हैं जाहिर बात है तो फिर आपके मुल्क में उनका असर आता है। तो अगर आपके अपने जहाज मौजूद हैं तो फिर तो ये जो वॉर सरचार्ज वाली चीज है ये आपके ऊपर नहीं लगी। लेकिन आपके अपने जहाज बहुत कम है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के 10 या 11 जहाज हैं टोटल हमारे बिल्कुल। पास। हमें ज्यादातर इन्हिसार करना पड़ता है फॉरेन शिप्स पे, ओह। जिनको हम तकरीबन कोई 6 से 7 बिलियन डॉलर सालाना पे करते हैं ताकि वो हमारे लिए ये तेल, खाना पीना ये सब चीजें लेकर आए। जो 90% हमारी ट्रेड है उसका 90% हमारे लिए फॉरेन शिप्स लेकर आते हैं, सिर्फ 10% हमारी अपनी शिपिंग कॉरपोरेशन लेकर आती है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए एक बड़ा लेसन है कि हमें अपनी शिपिंग कॉरपोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, शिप्स बढ़ाने की जरूरत है, वरना हम इस तरह की मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। बिल्कुल। सर, पाकिस्तान के हवाले से तो आपने बहुत क्लियरली हमें बता दिया। ये बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के साथ उसके अहाते की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो उसके साथ करीब हैं या लगते हैं, और दूसरा सबसे ज़्यादा तिजारत कौन सा मुल्क करता है? गालिबन चाइना सबसे ज़्यादा तिजारत करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से। देखें, चाइना की तेल की तकरीबन 30% जरूरत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पूरी होती है, 37% गैस की जरूरत उसकी यहाँ से पूरी होती है, और 13% ईरान से पूरी होती है। बाकी जो 27% है वो बाकी मुल्कों से पूरी होती है। तो चाइना को जाहिर बात है कि काफी यहाँ से सपोर्ट मिलती है, मतलब उसकी मुल्क चलता है यहाँ से 30% अगर उसका तेल और 37% गैस यहाँ से जा रही है। इसके अलावा जो फार ईस्टर्न कंट्रीज हैं, तकरीबन आप समझिए कि जापान और कोरिया, 76% उनकी डिपेंडेंस है इस इलाके से। इंडिया की 70% डिपेंडेंस है इस इलाके पे। इसी तरह जो फार ईस्ट की बाकी कंट्रीज हैं उनकी भी 40, 50, 30% इस तरह की उनकी डिपेंडेंस है इस इलाके पे। यूरोप की डिपेंडेंस है इस इलाके पे। तो पूरी दुनिया इसीलिए पूरी दुनिया पे इसीलिए असर हो रहा है इस जंग का, क्योंकि पूरी दुनिया की डिपेंडेंस है इस इलाके पे, यहाँ के तेल गैस के ज़खायर के, और फिर जो वो लोग चीजें यहाँ लाते हैं इन मुल्कों के लिए, जाहिर बात है कि वो भी नहीं आ पा रही हैं, उनमें भी डिलेज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसीलिए ये वो जंग है। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर कितने सालों से चल रही है, पूरी दुनिया पे तो उसका असर नहीं हुआ,